Welcome to Ajinachal Daily Current Affairs series, and today is 26th of May. So let us start with some national news. First is MCA 21 version 3.0 portal is launched by Mr. Anurag Singh Thakur and his Ministry of State for Corporate Affairs. What exactly is MCA? It is Ministry of Corporate Affairs. और क्या ये करती है? तो देखो, नाम से ही जाहिर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कॉर्पोरेट से रिलेटेड सभी मामले जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिलेटेड हो या प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, उन सभी को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे इसका वर्जन 3.0 लॉन्च किया गया है। वर्जन 3.0 की क्या खासियत है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इमेज में आप देखेंगे, इट इज रेगुलेटर, इंटीग्रेटर, फैसिलिटेटर एंड एजुकेटर। अभी तक जो वर्जन फर्स्ट वर्जन एमजीए का था, वो सिर्फ लोगों को वेबसाइट प्रोवाइड करता था, लेकिन अब यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट अपने पोर्टल के थ्रू रेगुलेट भी करेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इशू रिजॉल्विंग भी होगा, दूसरा इंटीग्रेशन का भी काम करेगा, क्योंकि जब एक पोर्टल पे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी आते हैं और जो फैसिलिटी देने वाले हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी आते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन करने में हेल्प मिलती है पोर्टल के थ्रू। ओके, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और कहाँ पे सर्विस लेने वाले हैं, राइट। फिर फैसिलिटेटर, जो भी फैसिलिटीज कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के थ्रू दी जा सकती हैं वो सारी इस पोर्टल के थ्रू दी जाएंगी। और एजुकेटर, अगर कोई गाइडेंस की जरूरत होती है तो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है एमसीए 3.0 वर्जन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। और अगर मैं बात करूं कि इसके हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर प्रेजेंटली एमसीए मिनिस्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क टू री इंट्रोड्यूस चीता। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। मध्य प्रदेश में श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पे चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि चीता ऑलरेडी 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन उन्हें वापस से अफ्रीका से लाया जा रहा है और यहाँ इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हमारे इंडिया में वापस से चीता की पॉपुलेशन डेवलप हो सके, ग्रो हो सके। ठीक है, तो नवंबर 2021 में ये काम किया जाएगा। इंडिया का जो लास्ट चीता था वो छत्तीसगढ़ में 1947 में उसकी डेथ हुई थी और 52 में इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। एक्सटिंक्ट मींस ऑलरेडी विलुप्त, अब यहाँ पे चीता नहीं है, ऐसा कहा गया था 1952 में। अगर हम बात करें इनके IUCN रेड लिस्ट की, तो ये थ्रेटेंड स्पीसीज में आते हैं और IUCN ने इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है वर्ल्ड वाइड। अब IUCN क्या होता है? इंडियन यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये डिसाइड करता है कि जो भी फ्लोरा है, फौना है, इंटरनेशनल यूनियन है ये, फ्लोरा और फौना की जो भी स्पीसीज हैं वो किस कैटेगरी में आ रही है और उन्हें कंजर्वेशन की जरूरत है या नहीं, किस स्पीसीज को किस लेवल पे रखा जाए, किस लेवल पे उन्हें कंजर्व किया जाए, ये सारे डिक्लेरेशन करता है IUCN अपने रिसर्च के बाद। ओके, ये अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है। उस रेड लिस्ट में ऐसे स्पीसीज होते हैं फ्लोरा एंड फौना के जिन्हें कंजर्वेशन की जरूरत है, और उस कैटेगरी को देखकर हम अपने लोकल लेवल पे भी उनके लिए काम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखिए, ये आप चीता देख सकते हैं। चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा और अफ्रीका से इन्हें लेकर आया जाएगा। तो बेसिकली प्लान क्या है कि साउथ अफ्रीका के नामीबिया से 10 चीता लाए जाएंगे अंडर प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता है इंडिया में, इसके अंतर्गत लाया जाएगा 10 चीतास को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करेगा। और इसके लिए सरकार ने 1400 लाख का बजट, इसके लिए गवर्नमेंट ने 1400 लाख रुपीस का बजट जो है वो पेश किया है कि यहाँ पे इतना खर्चा आएगा अफ्रीका से चीता को इंडिया में लाने में। फिर अगर मैं बात करूं कि जो मनी है वो रिलीज की जाएगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। और अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में।
ओके, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं साथ में कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। और अगर हम बात करें कि यहीं पे क्यों चीता को लाया जा रहा है, पहले यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस को भी शिफ्ट करने की बात चल रही थी। गिर फॉरेस्ट से कुछ एशियाटिक लॉयंस को कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लाया जाएगा। व्हाई? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है चीता के लिए, टाइगर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं कि जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि नीलगाय, एंटीलोप्स, वाइल्ड बोर, स्पॉटेड डियर, दे आर गुड प्रे बेस फॉर चीता एंड लॉयंस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड प्लेस टू कंजर्व देम। अब कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश की गई थी 1981 में। रिमेंबर, 1981 में, एंड इट इज सिचुएटेड इन श्योपुर, मध्य प्रदेश। ओके, साथ में बात कर लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसे क्रिएट किया गया था 1948 में, और ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो कि सभी फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज को एक स्टेटस प्रोवाइड करती है कि एग्जैक्टली कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में आ रही है और क्या उसे कंजर्वेशन की जरूरत है या फिर नहीं है। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। रिमेंबर, हेडक्वार्टर IUCN इज स्विट्जरलैंड। ओके, फिर अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेटस दिया जाता है स्पीसीज को वो किस तरह से दिया जाता है, तो टोटल 9 स्टेटस दिए जाते हैं। अगर हम नीचे से बात करते हैं तो कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कि जिन्हें इवेल्युएट ही नहीं किया गया है कि उनका नंबर क्या है, एग्जैक्टली कितनी पॉपुलेशन है। तो फर्स्ट, नॉट इवेल्युएटेड। सेकेंड इज डेटा डेफिशिएंट, कि अगर मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की सेंसस नहीं हुआ है, डेटा नहीं है हमारे पास, तो उसे भी हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो डेटा डेफिशिएंट। नेक्स्ट इज लीस्ट कंसर्न, यानी कि जिनकी इनफ पॉपुलेशन है, उन्हें कंजर्व करने की अभी जरूरत नहीं है, उन पे खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दे आर लीस्ट कंसर्न। देन नियर थ्रेटेंड, थ्रेट यानी कि उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, अभी उनकी कैटेगरी मतलब उनके जो नंबर है वो इतने कम नहीं हुए हैं कि वो एंडेंजर्ड हो, लेकिन अगर आगे के समय में उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएंगे। फिर है वल्नरेबल, वल्नरेबल यानी कि अब ये बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड, यानी कि अब अगर इन्हें नहीं किया गया, सेफ नहीं किया गया, तो ये कुछ ही टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो कि उससे भी ज्यादा, जैसे कि टाइगर्स कुछ समय पहले तक क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइगर प्रोग्राम्स चलाए गए, टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए, तो अब उनकी जो नंबर है वो इनफ हो चुकी है। फिर हम बात करेंगे कोलैप्स्ड, कोलैप्स यानी कि एक तरह से एक्सटिंक्ट हो जाना, खत्म हो जाना, जैसे 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो इस तरह IUCN 9 बेसिक कैटेगरीज में फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज को डिवाइड करता है और उसके बेसिस पे उनका कंजर्वेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड इजराइल साइन 3-year IIAP वर्क प्रोग्राम फॉर एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और इजराइल एग्रीकल्चर के फील्ड में हमेशा से कोलैबोरेशन करता आया है, पार्टनरशिप करता आया है। क्यों? क्योंकि इजराइल में जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इजराइल में यूज की जाती है कम रिसोर्सेज में बेटर प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत ही अच्छी है, काबिले तारीफ है। इसीलिए इंडिया में भी पार्टनरशिप की जाती है इजराइल के साथ, ताकि हम उन टेक्नोलॉजीज को वहां से ले सके, सीख सके, और हमारे यहाँ भी हम एग्रीकल्चर को और बेटर फ्लोरिश कर सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है इंडो इजरायली एग्रीकल्चर कोऑपरेशन प्रोजेक्ट का, ये 2008 में स्टार्ट किया था, और 3 साल का एक्शन प्लान गवर्नमेंट यहाँ पे लेती है। उसी तरह इस साल फिर से 3 साल का एक्शन प्लान होगा, इंडिया इजराइल के बीच पार्टनरशिप होगी, और एग्रीकल्चर के लिए कुछ ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश की जाएंगे जहां पे ट्रेनिंग दी जा सके उन टेक्नोलॉजी के लिए जो कि एग्रीकल्चर में यूज की जा सकती है, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जहां पे जिन्हें सीखना है, जो नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो आगे आ सके और एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस कर सके। ये जो पूरा काम है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यानी G2G स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्ट इजराइल गवर्नमेंट से। ओके, यहाँ पे सभी चीजें होंगी, लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे ध्यान दिया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिटी पे ध्यान दिया जाएगा, ऑप्टिमाइज वाटर यूज एफिशिएंसी पे भी ध्यान दिया जाएगा।
और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू किया जाएगा, जिसमें इजरायली टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे, लोग सीख पाएंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 साल का ये पूरा प्लान होगा और ये 5th इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। 21 ये चलेगा। इससे पहले भी 4 बार इंडियन गवर्नमेंट और इजराइल गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर चुकी है एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। कुछ ऐसे विलेजेस भी क्रिएट की जाएंगे, इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस, जहां पे प्रॉपर गवर्नमेंट फोकस कर पाएगी कि नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन किया जा रहा है, स्मार्ट विलेजेस बन पाएंगे। जैसे कि सोलर एनर्जी के लिए स्मार्ट सोलर विलेजेस होते हैं, उसी तरह से स्मार्ट विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट किए जाएंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में। तो ये G2G कॉपरेशन है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये इमेज आप देख सकते हैं कि इजराइल में किस तरह से एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और कितने ब्यूटीफुल फार्म्स वहां पर होते हैं। व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? तो वही जो हमने कहा कि नए सेंटर एस्टैब्लिश करना, स्मार्ट विलेजेस बनाना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ताकि हम रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर सके। ऐसा ना हो कि वाटर स्कार्सिटी की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है या किसी दूसरे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पर मेन एम है। ओके, बैंकिंग एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो NPCI पार्टनर्स विद पेकोर टू डेवलप सॉफ्ट पोस्ट सॉल्यूशन फॉर रुपे। आप सभी को पता होगा रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड के टाइप्स होते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक हम लोग गूगल पे यूज करते हैं या फोन पे यूज करते हैं और एनीवन एल्स, ये जो भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, इन सभी को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI। अब NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतने सारे दूसरे एप्स, दूसरे प्लेटफॉर्म को अपने अंदर कंट्रोल करती है। NPCI ने क्या किया कि पेकोर के साथ पार्टनरशिप की। पेकोर क्या है? ये टर्की बेस्ड एक ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। जैसे कि हमारे यहाँ NPCI काम करती है, ऐसे टर्की में पेकोर काम करती है। ये पेकोर क्या करेगी, इसके जो ग्लोबल रीच है वो बेटर है NPCI से। जैसे कि NPCI सिर्फ इंडिया में रेगुलेट कर रही थी और पेकोर पूरे ग्लोबल लेवल पे करती है। तो NPCI अगर पेकोर के साथ कोलैबोरेट करती है, पार्टनरशिप करती है, तो हमारी जो रीच है, जो हमारी डिजिटल पेमेंट की रीच है, वो ग्लोबली बढ़ जाएगी। सिर्फ इंडिया में ना रहकर हम पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि NPCI का जो फाउंडेशन है वो 2008 में हुआ। It means NPCI founded in December 2008 and it is a not for profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013. And it is established by RBI, Reserve Bank of India and Indian Banks Association. अब इसने पार्टनरशिप की किसके साथ? पेकोर के साथ, ठीक है। Which certified partners for रुपे सॉफ्ट पोस। अब सॉफ्ट पोस क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा जब आप लोग मार्केट में जाते हो, होटल्स में जाते हो, तो अगर आप बिल पे करते हो कार्ड से, तो कार्ड से बिल पे कैसे होता है? हम एक स्वाइप मशीन हमें देता है कोई भी शॉपकीपर और हम अपने कार्ड को उसमें स्वाइप करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही सॉफ्ट कोर अपना पेकोर अपना सॉफ्ट पोस्ट जनरेट करेगी, उस सॉफ्ट पोस्ट के जरिए हमें किसी स्वाइप मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हमारा स्मार्टफोन ही इस स्वाइप मशीन की तरह काम करेगा। हम अपने कार्ड को स्मार्टफोन में स्कैन कर सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं, जिससे हमारा 5000 तक का इजीली पेमेंट हो जाएगा। मीन्स हमें एक स्वाइप मशीन की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली अपने फोन से कार्ड को स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पे। तो ये कुछ फायदे हैं NPCI के पेकोर के साथ कोलैबोरेट करने के। सो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज सॉफ्ट पोज एंड व्हाट इज पेकोर, ठीक है। टर्की बेस्ड कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट्स हाईएस्ट एवर FDI
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप सभी सोच रहे होंगे लॉकडाउन लगा हुआ है, इतनी ज्यादा तंगी चल रही है, फिर भी एफडीआई सबसे ज्यादा क्यों हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि इस साल काफी अच्छा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। और प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम किया जाता है, इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में काफी अच्छा बढ़ा है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, यानी फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। लेट्स से कोई एक कंपनी यहाँ पे खुलने वाली है, उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे अपने कंट्री के भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी, तो वो बेटर ऑप्शन चूज कर सकती है। प्रमोट्स स्टेबल लॉन्ग टर्म लैंडिंग भी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और वहां पे इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहती है कि वहां इन्वेस्टमेंट आए, तो अपने देश से अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे अदर कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को वेलकम कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं और वहां से उन्हें फंड इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। एंड इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा फायदा कब होगा? जब बेटर टेक्नोलॉजी होगी, बेटर मैनेजमेंट होगा, तो वो अपने साथ अपनी बेटर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट लेकर भी आएंगे। तो ये एक फायदा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसके नुकसान क्या है, अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो हम अपने कंट्री के इन्वेस्टर्स को चांस ना देके दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स को चांस दे रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ के जो मीडियम स्केल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स में हैव लेस मोरल अटैचमेंट। देखिए, हम कहीं भी जाएं, अपने लोगों के बीच हम ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेटर डेवलप हो सकते हैं। अगर हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ डील करते हैं तो वहां पे जो हमारा मोरल अटैचमेंट होगा वो थोड़ा सा कम होता है, विश्वास उतनी जल्दी क्रिएट नहीं हो पाता है। एंड इट्स अनएथिकल एक्सेस टू लोकल मार्केट्स। सेकेंड थिंग की जो एक्सेस है लोकल मार्केट में वो उन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक समय था कि इंडिया में कुछ ऐसे मीडियम स्केल या कुछ यूं कहें हम कि खादी ग्राम उद्योग बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे एफडीआई आया या इंपोर्ट बढ़ा, उन इंपोर्ट के बढ़ने से नए नए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हुए और धीरे धीरे करके इंडिया का जो खादी ग्राम उद्योग था वो डिमिनिश होता चला गया। तो इस तरह से एफडीआई से कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदे भी है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया रिसीव $81.72 billion FDI in financial year 21, okay, and it is 10% more than the year before, with Singapore, US and Mauritius being the top investors. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ है? सिंगापुर, US एंड मॉरिशस से, और पिछले साल के कंपैरिजन में ये 10% ज्यादा है। Among major investing countries, Singapore accounted for 29% of the total FDI inflow, followed by US which accounted for 23% and Mauritius accounts for 9%. तो सबसे टॉप पे हमारे यहाँ सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि among industries, computer software and hardware top the investment chart in year 21, accounting for 44% share of total FDI. 44% FDI का शेयर सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ने लिया है। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा बूम है, इसीलिए ये इंडस्ट्री ज्यादा फ्लोरिश कर रही है इस साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सी लोन्स टाई अप विद विवृति कैपिटल टू पे आउट ₹300 करोड़ टू एमएसएमई। एमएसएमई क्या होती है? मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, इनके लिए फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, छोटे उद्योगपति होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सी लोन्स है, फ्लेक्सी लोन्स एक कंपनी है, इसने विवृति कैपिटल के साथ टाई अप किया है कि ये लोग मिलकर एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि इंडिया में जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें चांस मिल सके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। बहुत ज्यादा
ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट कि क्या पूरी प्रोसेस होगी इसकी, तो प्रोसेस में ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स लगेंगे डिजिटली। अगर हम अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे flexilon.com का जो प्लेटफॉर्म है वो है बायफ्रोस्ट और विवृति को लैंडिंग प्लेटफॉर्म है क्रेड एवेन्यू। ठीक है, बस इतना ही काफी है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। Shri Malani Foams Private Limited wins the Star Export House Award by Ministry of Commerce and Industry। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें ये स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड मिला है। और किसके द्वारा मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये एक ISO रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कंपनी है फॉर द सेनफ्लेक्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन है ये 5 साल के लिए वैलिड होगा, यानी 21 से 2026 तक। और श्री मलानी फोम्स हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट एंड ओनली मैट्रेस कंपोनेंट्स कंपनी टू बी अवॉर्डेड बाय दिस ऑनर इन पास्ट 5 years। ठीक है, तो इनके लिए काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो द डुओ ऑफ पलक एंड पारुल इज द फर्स्ट इंडियन शटलर्स to qualify for the 2021 Tokyo Paralympics। अब पैरालंपिक क्या है? आपने ओलंपिक सुना होगा, पैरालंपिक क्या है? पैरालंपिक ग्रीक वर्ड पैरा से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है बिसाइड और अलोंगसाइड, और ओलंपिक, पैरा प्लस ओलंपिक, इट फॉर्म्स पैरालंपिक। इसका मतलब है पैरालंपिक्स आर द पैरेलल गेम्स टू ओलंपिक्स एंड इलस्ट्रेट्स हाउ द टू मूवमेंट एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखने हैं, पलक एंड पारुल। द डुओ इज करेंटली रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड में इनकी 6th रैंक है। 18 years ओल्ड है पलक और उनकी पार्टनर है पारुल। इन दोनों ने ये क्वालिफाई किया है SL3 SU5 विमेन्स डबल्स इवेंट इन पैरा बैडमिंटन, okay, which is their debut in this year's Paralympics। Palak will represent India in the Paralympics in 2 events। तो पलक और पारुल किससे रिलेटेड है, किस खेल से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। दे आर शटलर्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इकोसिस्टम। सो रिसर्चर्स एट IISER डॉक्यूमेंट न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन वॉयलेट इन मिजोरम। तो मिजोरम में अफ्रीकन वॉयलेट की 2 नई स्पीसीज मिली है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करती है? जेस्नारिके, पॉपुलरली नोन एज अफ्रीकन वॉयलेट्स। इनका अगर हम एक्सटेंशन देखें या ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेस्टर्न हिमालय से सुमात्रा तक मेनली मिलते हैं। दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, और जब एंडेंजर्ड स्पीसीज की नई वैरायटी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो रिकवर हो रहा है। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ पे ये मिले हैं और इनका नाम क्या है, तो अफ्रीकन वॉयलेट्स। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट ओबिचुअरी, सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबा गौड़ा पाटिल पासेस अवे एट 76। तो इनकी डेथ हो गई है। अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट KLES डॉक्टर प्रभाकर कोर हॉस्पिटल में। ये इंडिपेंडेंट MLA थे। He became an independent MLA from Kittur in 1989 and he won the Lok Sabha election from Belgaum constituency on the BJP ticket in 1998। तो इनके बारे में जानकारी काफी है, बस आपको याद रखना है कि बाबा गौड़ा पाटिल का संबंध किससे है, तो he was a former union minister, okay, for rural development। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंट डेज की। लास्ट में तो 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट PSC में अक्सर मैचिंग्स में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विच डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राइट। तो मई 25 को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। थायराइड क्या होता है, तो ये गले में एक बीमारी होती है। गले में कुछ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है मेटाबॉलिज्म में, और एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस वो फील करते हैं, जिसकी वजह से सोने में भी प्रॉब्लम होती है, गोइटर जैसी समस्याएं भी आती हैं। तो ये बेसिकली गले की प्रॉब्लम है थायराइड। उससे क्या होता है, कई बार लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ लोगों का वेट एकदम से कम होता जाता है, तो जिससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो या वेट गेन होगा या फिर वेट
लॉस होगा। अब क्या मकसद है थायराइड डे मनाने का? तो कोई भी डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को उसके प्रति अवेयर किया जा सके। कई बार लोग अपनी बीमारियों को नेग्लेक्ट करते हैं और जब हम सिम्टम्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो बीमारी काफी आगे बढ़ जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो समय पर उसे रोका जा सके, किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या उसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये सारी चीजें समझने के लिए वो डे पर्टिकुलर सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वी विल बी बैक सून विद न्यू करंट अफेयर्स। थैंक यू।